चौथा सवाल तो कोई नहीं, तीन ही तरह के, अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे फिर फ़ायदा होगा। अगर पेशेंट बाहर से आया और इनको बहुत सारा पसीना आ गया और आप डायरेक्ट पसीने पे शुरू हो गए, पेशेंट माइंड करेगा। आप मजीद माइंड ना कर जाए, सर चले जाए। बहुत शुक्रिया, इनके लिए क्लैपिंग कर दें। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की रुब्रिक है, सिट अलोन इन अ कॉर्नर। मैंने मतलब ये भी हमने देखा कि कोई ब्रेटा कप हम देते हैं, शाइनेस कहाँ पे हो सकती है? वालदा एक शादी पे चली गई, सारे शादी पे बैठे हैं, वो बच्चा माँ के साथ ऐसे चिमट के बैठा है पकड़ के, वो उधर कॉर्नर पे बैठा है, पीछे छुप के बैठा हुआ है। आप बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं तो बच्चा मामा के पीछे जा रहा है, छुप रहा है, ब्रेटा का फर्नीचर के पीछे छुप रहा है। ये इस तरह, ये डॉक्टर साहब किताब में है फर्नीचर के पीछे छुपने वाला, पढ़ लीजिए। यानी शाइनेस को डिनोट करता है ना ब्रेटा। ये अक्सर मैंने अब ब्रेटा का बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, मुझे ना फील आने लगी ये बच्चा अच्छा ये ब्रेटा का है, ये शाय है। जब आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को देखने लग जाएंगे ना, आपको थोड़ी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको आइडिया ज़रा जल्दी हो जाएगा कि ये पेशेंट इस तरह से है, ये शाय है, ये रिजर्व है, ये बोलता नहीं है, ये नेटर में और हो सकता है, ये फलां हो सकता है, तो बाकी पैथोलॉजी के साथ कोरिलेट कर लें। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से उनकी स्लीप को लाजमी देखा करें, नींद को भी लाजमी देखें कि नींद कैसी है, पेशेंट की नींद कैसी है, डरता है, तबकता है, उसकी नींद की पोजीशन कैसी है। स्लीप ऑन एब्डोमेन बहुत कॉमन रुब्रिक है, बहुत बच्चे हैं जो यही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके लिए आसानी नहीं होगी आप 10 रेमेडीज में से केस को ढूंढ लें। हमने कहाँ से पढ़ लिया, हमने बहुत औखी होम्योपैथी करनी है, हमने बैठना है और देखना है कि पूरा मुझे मटीरियल मेडिकल याद हो तो प्रैक्टिस शुरू करो। ये टूल्स हेल्प करते हैं ना डॉक्टर साहब, ये टूल ही है ना। मुझे ये एक लाइट मिल गई ना, मैंने ये बताना था कि ये देख लें, ये हाईलाइट, तो ये टूल है। तो ये जितनी अप्रोचेज हैं ये टूल है, ये आपको हेल्प करती हैं। किसी अप्रोच को पकड़ लें, जिसको भी पकड़े, सिर्फ एक को पकड़ के पहले उसको मास्टरी कर लें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, आपकी प्रैक्टिस बूस्ट हो जाएगी। आप जो हम सारे डेड पे खड़े हैं, सारे डेड एंड खत्म होने शुरू हो जाएंगे। स्लीप ऑन एब्डोमेन, मेडोराइनम बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्सटीला, ये सारी रेमेडीज हैं। अच्छा, बच्चे पल्सटीला के अक्सर माँ कहती ऐसे सोते हैं, और मेडोराइनम के बच्चे अक्सर, ये आप में से जिस तरह मैडम ने बताया, ये भी बच्चों को देखती, माया के कहती मेरा बच्चा डॉक्टर साहब रात को ऐसे सोता है जैसे सजदे में होता है। मेडोराइनम, जेनिटो पेक्टोरल भी कहते हैं स्लीप, नी चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन है। जो बच्चों को देखते हैं ना, वो छोटा बच्चा अभी चंद महीने का, 7-8 माह का, 10 माह का, वो भी इस तरह माँ की वो अजीब सा, उसको सीधा करो थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हुआ था। अच्छा, बच्चों को अगर आप देखते हैं ना तो टीथ सिरेटेड, ये लाजमी देखा गया है। बच्चों के मुंह खोल के देखें, अक्सर बच्चों की ग्रोथ भी रुकी होती है और पता चलता है दांतों में ना ऐसे ऐसे हो रहे हैं जैसे आरी की तरह के, सिरेटेड। और मज़ेदारी की बात ये, आप इसमें देखें ना इस रुब्रिक में, तो सिफलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम, इस रुब्रिक का मतलब ये है कि जब आपको बच्चा आपको मिले तो आपने इसके पीछे मियाज़म लाजमी देखना है। आपने कोशिश करनी इसको एंटी मियाज़मेटिक दें, फिर इसकी उस पर चलें। हो सकता है वही ट्यूबर, वही सिफलाइनम, बट एक आपको एक और भी एक पॉइंट मिल गया कि ये कई मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस है इस पर बड़ा एक्टिव, तो उसको भी देखना। येलो टीथ है, बेसिलाइनम, ये कॉमन चीज़ें मैं सब आप लोगों के लिए इसलिए बना के लाया हूँ। आप बेशक इसको कोई नोट करना चाहे तो लाजमी ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। ये आपको बहुत लंबा घूम फिरने की बजाय आपको आसानी हो जाएगी। नाखून देखते हैं बच्चे, नाखून खाते हैं नेट्रे में, और बहुत देखिए साइना नेट्रे में, ये देखें वाइट स्पॉट आते हैं, आगे कहते हैं सिलिशिया, आप देख सकते हैं। नेल, ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। फिर हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों के स्टूल पासी या जितने भी डिस्चार्जेस हैं, अगर उसको पसीना ज़्यादा आता है, सर पे ज़्यादा आता है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसका यूरिन कैसा है, यूरिन रात को सोए हुए तो नहीं करता, अगर करता है तो जब सोता है फ़ौरन कर देता है, लेट करता है, डीप स्लीप में करता है, अर्ली कर देता है, वो उसे उठाएं उठता जल्दी नहीं है। ये पेशेंट को ढूंढने के, पकड़ने के मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर के स्टूल आते हैं तो फिर कौन सी रेमडीज देते हैं।
हमारे सेशन के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट हमारा जनरल था कि हम आपको आपकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, आपकी चीज़ों पे काम करें। वो ये था कि हमने बच्चों के केसेस में 3 जगह फोकस करना है, एक बच्चे पे खुद, एक उसकी माँ पे, और तीसरा डॉक्टर ने अपनी ऑब्जर्वेशन पे। इसका जो सेकंड हाफ है, डॉक्टर साहब एक दफ़ा अपने सबके लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि ये आज का जो इवेंट था, मैं एक दफ़ा चाहता हूँ जिस तरह डॉक्टर शाह साहब, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब और ये इनकी बाकी सारी टीम लगी, इतनी खूबसूरत इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इन सब के लिए भी एक दफ़ा दिल खोल के क्लैपिंग करें। डॉक्टर साहब आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा डॉक्टर साहब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक्टिव होकर मेरी बात सुनिएगा। आज मैं आपको बताऊं दुनिया किधर जा रही है और हम सारे होम्योपैथ किधर खड़े हैं। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया में ना सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स की हुकूमत होगी, क्योंकि बाकी मुझे लगता है सारे तरक्की करके चांद पे पहुंच जाएंगे हम भी रह जाएंगे इधर। डॉक्टर साहब हमारे अंदर ना, मैं फ्रैंकली एक बात बताऊं, हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत फुकदान है। यानी इसमें बड़ी गुंजाइश है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये टॉपिक से बिल्कुल एक डिफरेंट है। दुनिया में पैसे कमाने के, अर्निंग के 4 तरीके हैं। जेनेरिकली अगर हम देखते हैं तो 4 तरीके हैं। आप लोग कहाँ पे फॉल करते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियां, आज हम उस पर भी बात करेंगे। पहले नंबर पे आपने कोई बिजनेस किया, जिस तरह चोई साहब बैठे हैं, ये बिजनेस है, पता है इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बनाई, बेच दी, मार्केट किया, समझ आ गई। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है डॉक्टर साहब, आप सब लोगों को बता दूं। दूसरे नंबर पे आपको जॉब का भी पता है, जॉब सारी चीज़ें पता है कि जॉब कैसे करते हैं। आपने 9 to 5 किसी को टाइम दिया, उन्होंने आपसे कोई काम लिया तो आपको जाते वक्त उन्होंने पैसे दे दिए, आपने कहा ठीक है ज़िंदगी गुजार ली। तीसरे नंबर पे आता है सर्विसेज और चौथे पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये है आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो आपने कोई बाहर को प्लॉट लेके छोड़ दिया या किसी में शेयर में डाल दिए। हम इन तीनों में फॉल नहीं करते। हम जिस चीज़ में फॉल करते हैं वो कहते हैं सर्विसेज। हम लोगों को हेल्थ सर्विसेज देते हैं, हेल्थ सर्विसेज देते हैं, हम लोगों के वो वाले मसले हल करते हैं जो लोग खुद हल नहीं कर सकते। सर्विसेज कहते ही वो है कि आप बाल खुद नहीं काट सकते, आप बार्बर के पास जाते हैं, वो सर्विसेज देता है आपको। आप एक एसी मैकेनिक के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब वो आपको एसी ठीक करके देता है, वो आप खुद नहीं कर सकते, वो सर्विसेज देता है। वो कुछ बेचता नहीं, वो आता है, वो कहता है चीज़ आपकी है, मैं इसी को सेटलमेंट कर दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। आपने कहा ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी, उसने कहा गैस डाल दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो वो उसको पैसे दे देगा। हेल्थ से रिलेटेड क्या है कि डॉक्टर साहब हम लोग जब अपने क्लिनिक पे बैठते हैं, हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग। इस सर्विस प्रोवाइडर में यह है कि हम जितनी अच्छी सर्विसेज को इम्प्रूव कर लेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमारी अपनी क्लिनिक, हमारी चीज़ें, हमारे रोज़गार भी बढ़ जाएंगे। अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो 3 एंड है हमारे पास। एक डॉक्टर का अपना एंड है, एक क्लिनिक एंड है और एक पेशेंट्स का एंड है। डॉक्टर का एंड है, डॉक्टर का पहले देखेंगे डॉक्टर साहब हमारे में से कितने लोग हैं जो प्रेजेंटेबल लगते हैं। पेशेंट आए तो उसे लगता है मैं डॉक्टर के पास आया हूँ। हम कितने लोग हैं अपनी, हम अपीयरेंस का ख्याल करते हैं, जो शेव करता है तो रोज़ करता है, जो खत करवाता है तो वो नीट करता है। हम अपने शूज हमारी पॉलिश होते हैं नहीं होते, हमारे कपड़े जो भी हम पहनते हैं। डॉक्टर साहब हम लाख रुपए का भी कपड़ा सूट पहन लेते हैं। भाई साहब डॉक्टर साहब आप देखिए ना, आप लाख रुपए का भी कपड़ा सूट पहन लें, खरीद लें, अगर वो इस्त्री नहीं होगा उसकी क्या वैल्यू है? अल्लाह ताला ने आपको चुना, आप लोग एसी में बैठ के एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के आपका रोज़गार लगा है, तो वाई नॉट कि हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें। हम देखा करें कि हमारे लोग, डॉक्टर साहब मेरे पास एक दफ़ा एक पेशेंट ने आके कहा, उसने कहा वो आपके नाक का बाल नज़र आ रहा है। सोचो लोग कितना सोचते हैं। उसके बाद वो अलग सा ट्रिमर वो मिलता है, वो जो हम पहले भी करते थे। मैंने कहा यार ये क्या, पेशेंट को ये लगता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊँ वो एक परफेक्ट आदमी होना चाहिए, उसकी तोंदनी बड़ी होनी चाहिए, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें वो नॉर्मल होना चाहिए, वो देखने में बड़ा प्रेजेंटेबल। और बल्कि कहते हैं कि डॉक्टर की, आप लोगों को एक एडिशनल बात बताऊँ, डॉक्टर की पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए कि 10 बंदों में आप खड़े हैं
तो लोग कहेंगे नहीं यार ये बंदा मुख्तलिफ है। आप क्या करते हैं? लोग ये सवाल लाजमी पूछें, इसका मतलब है कि आप पूरे प्रेजेंटेबल हैं। इस पे थोड़ा सा ना हमें काम करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की, वो करना चाहिए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। हमारी होम्योपैथी में क्या एक और इशू है, हम अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव नहीं करते। मैं एक डॉक्टर साहब थे, मैं उनके पास गया, वो सिविल हॉस्पिटल में जो पहले भर्तियाँ होती थी तो वो प्रैक्टिस करते थे। मैंने ऐसे ही उनसे सवाल कर लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कहते कोई भी नहीं, कहते वही जो कॉलेज में पढ़ ली थी। अब इमेजिन करें कॉलेज में भी हमने क्या पढ़ा था। कॉलेज डिग्री के लिए पढ़ा था, इवन जो कुछ हमने कॉलेज के हालात हैं हमें वो भी पता है, डिग्री के लिए पढ़ा था। यूनिवर्सिटीज़ के भी यही है सर। अगर आप बाद में नहीं पढ़ते तो डॉक्टर साहब आप जो आप 4 PhD भी हम डालें क्लिनिक पे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे लिए बड़ी तज्जुब की बात थी कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कैसे हम कहें कि हमारी तरक्की कर जाए होम्योपैथी। आज की इस खूबसूरत जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया ये इसी स्किल डेवलपमेंट पे है। होना ये चाहिए था कि ये भी गवर्नमेंट ऑन करती, डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती तो हमारे लिए और फ़ायदा होता। बट स्किल डेवलपमेंट पे हमें जहाँ भी मौका मिले आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को इम्प्रूवमेंट में उस जगह पे लाजमी लेके जाना चाहिए जहाँ पे हम कुछ ना कुछ बन जाए। स्किल डेवलपमेंट। इससे नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। ये मैं डॉक्टर की 3 चीज़ें कुछ करैक्टर्स बता रहा हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट, कभी हम रुक के खुद भी सोचें कि हमारी कम्युनिकेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि लोग कहते हैं यार आज बोलना ही नहीं देता किसी। ऐसा तो नहीं लोग कहेंगे यार डॉक्टर ठीक है पर अखड़ा अखड़ा बोलता, अखड़ मजाज होता। ऐसा तो नहीं है लोग कहेंगे यार ये मुंह में ही बोलते हैं, इनकी समझ नहीं आती। कुछ भी हो सकता है ना। पर्सनल डेवलपमेंट में आपने देखना मेरी कम्युनिकेशन कैसी है। अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है तो अपने पिछले साल की वीडियो देखें, अगर आपको बुरी नहीं लग रही तो इसका मतलब हमने कोई काम नहीं किया। 1 साल बाद हमारी इंप्रूवमेंट क्या है इस पे हमें लाजमी देखना चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर साहब हम एब्सोल्यूट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ये क्यों अहम है, मैं आगे बताता हूँ आप सबको। हर मुझे मौका मिला एक डिफरेंट को बात करने का। फिर अगर अपने क्लिनिक्स की बात करते हैं तो कितने लोग हैं जो रेगुलरली अपने क्लिनिक की एम्बियंस पे बेहतर काम करते हैं, क्लिनिक की साफ सुथराई पे, क्लिनिक खूबसूरत लगे, हम कितना काम करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना चाहिए। फिर आपके ये भी देखना चाहिए पेशेंट के जितने टच पॉइंट्स हैं। पेशेंट सबसे पहले आता है, वो डायरेक्ट आपके पास ही आता है कि जी डॉक्टर साहब कौन है, या वो कोई रिसेप्शनिस्ट रखी हुई है आपने, या कोई बंदा रखा हुआ है। उसको पता चले ये मैं हेल्थ प्रोवाइडर एक सिस्टम में हूँ। जिनका हम अपने आप को कंपटीटर समझते हैं, एलोपैथिक में समझते हैं, उन्होंने पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया है कि जैसे ही पेशेंट आएगा तो बाहर एक रिसेप्शनिस्ट है, वो नाम लिखवाएंगे, चीज़ें करेंगे, वो वेट करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली अंदर जाएंगे। हम लोग किधर खड़े हैं। मैं जब नया नया क्लिनिक करता था तो पहला मेरा क्लिनिक भी ऐसा था। मेरे वाले साहब तो एक दुकान हमारी अपनी, उधर ही बैठते थे। तो कोई पेशेंट रेफर हो गया तो देख रहा था, गर्म सर्दी बहुत थी, तो गाड़ी पे को रुके 3-4, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई डॉक्टर शुएब साबर साहब है। मैंने कहा आ जाओ, अंदर जाके बैठ गए। कहते आप हैं? वो पहले एक दूसरे को देखते रहे, फिर मुझे देखते रहे। मैं यंग सा भी वो आज तक दूसरी दफा मेरे पास आए नहीं, पता नहीं क्या वजह। तो डॉक्टर साहब अच्छा, फिर मैंने इन चीज़ों को इम्प्रूव किया, रिसेप्शनिस्ट ऐड की, मैंने जगह चेंज की। तो वो हमें टच पॉइंट्स को, जितने भी टच पॉइंट है वो टच पॉइंट क्लिनिक की एम्बियंस के हो सकते हैं। आप जो मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम कस्टमाइज मेडिसिन देते हैं, क्या आपकी मेडिसिन पर लेबलिंग है, क्या उसकी पैकिंग इतनी है कि लोग फील करेंगे यार बहुत अच्छी यार है, कोई कमाल की चीज़ है। आपको शीशियाँ देते हैं तो क्या शीशियाँ बेहतर हैं कि नहीं है। स्टिकर देते हैं तो स्टिकर भी लगे। ये तो नहीं पुड़ियाँ देते हैं तो वो पसीना ही आए तो पुड़ियों में भीग भूग के तो ख़त्म। फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी, कहाँ से हम पूरे नेशनल लेवल पे रेजोनेट करेंगे। फिर लेटर हेड आपके प्रॉपर बने हुए हैं, आपको बाहर मेडिसिन जाती है तो प्रॉपर लेबल करके देते हैं, नहीं देते हैं, लिख के देते हैं कि ये मैं डॉक्टर हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। नीचे स्टेप तो आपकी बनी हुई है कि नहीं बनी, लगाते हैं कि नहीं लगाते। हो सकता है माइंड ना कीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हों, लेकिन मैंने ओवरऑल जितना मेरा एक्सपोजर रहा कराची से पेशावर तक घूमने का, हमारे लोगों में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब ये वाला ना, मैं ये चाहता हूँ कि सारे अलर्ट हो के थोड़ी सी बात सुने कि अब दौर किधर जा रहा है और हम किधर खड़े हैं।
पहले होता था कि डॉक्टर साहब पेशेंट्स होते थे, आपने कोई डिग्री कर ली यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ से भी आप बाहर से अंदर से पढ़ के आ गए, आपने शहर की कोई एक जगह चूज़ की, वहाँ पे आपने बोर्ड लगाया और आप बैठ गए। लोग क्या होता था, गुजरते देखते थे, अच्छा डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए। मार्केटिंग के भी कोई लोग होते थे, मार्केटिंग कैसे करता था पुराने दौर में, वो डॉक्टर साहब को पता होगा, कोई लोग वो फ्लैक्स पहन लेते थे ढोल के साथ, ये पता चले जी कि फलां समोसा कॉर्नर खुल गया, फलां खुल गया। इससे पहले डॉक्टर क्या करते थे, डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो मेडिकल कैंप कर लेते थे, या बड़ा सा फ्लैक्स लगा दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा 2-4 लाइटें भी लगा दें, रात को भी चलो चलती रहे, लोगों को पता चलता रहे कि मैं कोई हूँ। एक ये तरीका था, ये ट्रेडिशनल वे था, ऐसा होता था, लोग चलते फिरते आ जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों को मैं एक सच्ची बात बताऊँ, दौर बहुत बदल गया है और आपके रेंगियार खां में बदल जाएगा। अब पेशेंट वैसे आपके पास नहीं आता, ना आएगा आने वाले टाइम में। मेरी बात आज आपको समझ आए या ना आए, डॉक्टर साहब मैं DHA बैठता हूँ लाहौर, कोई एक भी वॉकिंग पेशेंट नहीं है वहाँ पे। जिसने आना है अपॉइंटमेंट बुक करके आना है, उसे पहले पता है मैं किस बंदे के पास जा रहा हूँ। कोई रैंडम चलता फिरता बंदा जी वो चलो मैं कहा चलो आज ये नए डॉक्टर साहब अच्छे लग रहे हैं, मैं इनसे कोई दवाई ले लूँ, ऐसा होगा ही नहीं। ये आने वाले दौर में ये भी हो जाएगा। ये होगा क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मेरा फोन पे ये सारा डॉक्टर साहब इसके कमालात हैं, ये फोन के सब कुछ इसके अंदर आ गया। इवन मार्केट्स वाले अगर अपने आप को देखते हैं, अगर हमने अपने आप को डिजिटल नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं आप में से जो अभी तक ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर किया उन लोगों ने किसी भी जगह पे? डॉक्टर साहब पहले पेशेंट पता कैसे आता था? पहले पेशेंट आता था कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो किसी ने इन्होंने किसी का इलाज किया, पेशेंट ने आगे बताया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल जाता था ये एक अच्छे डॉक्टर हैं, या ये एक लेडी डॉक्टर अच्छी है, ये फलां है फलां, वो इस तरह से चलता था। अब डॉक्टर साहब पेशेंट पहले क्या करता है, गूगल पे जाता है, वो लिखता है कि बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन रेंगियार खां। अब कीजिएगा, मैंने भी किया है, सुबह आते हुए एक को हमजा साहब है, एक डॉक्टर होम्योपैथिक क्लिनिक आ रहा है, 5 रिव्यूज़ हैं उनके, एक पेज के बाद डॉक्टर ही खत्म हो गए, दूसरे पेज पे कोई और हॉस्पिटल वाले, हम खड़े पेशेंट। अब यहाँ पे इसको होल्ड कीजिएगा, मैं आपको इसे कनेक्ट करता हूँ बात को इस चीज़ से। आपको किसी ने, आपको पता है ये जनरेशन की क्लासिफिकेशन कैसे है? जेन जी किसको कहते हैं? बड़ा वर्ड यूज होता है। डॉक्टर साहब जेन जी किसको कहते हैं पता? जनरेशन की क्लासिफिकेशन। मैं खबर देने आया हूं कि दुनिया किधर जा रही है। अगर आप लोगों ने इसको इसके मुताबिक अपने आप को उस रेस में कर लिया तो हम सारे आगे निकल जाएंगे, नहीं तो यार दुनिया बड़ी बेरहम है। बड़े बड़े लोग आए, रेडियो ठीक करने वाले को लगता था कि रेडियो ठीक करना सीखने सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, थोड़ा सा अरसा चला ख़त्म हो गया। लोगों ने पीसीओ बना लिए, वो ख़त्म हो गया। लोगों ने, हम सर्विसेज की भी बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें थी, अब उसकी भी ये चेंज हो रही है। अगर हमने अपने आप को रेलेवेंटली इम्प्रूव ना किया सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, हमने अपने आप को पैराडाइम जो शिफ्ट हो रहा है ना किया, डॉक्टर साहब हम रीजनल प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा बस यार होम्योपैथी लांदा ही कोई नहीं। इवन एलोपैथिक डॉक्टर का अपना कोई मसला हो तो वो खप के मर जाता, कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाए, उसको नहीं मिलता। आप इधर कहते हैं हम अच्छे डॉक्टर हैं, उधर लोग ढूंढने वाले कहते हैं हमें मिलता नहीं है। तो गैप कहाँ पे? उस गैप में फिल करें ना। वो ये है कि अच्छा जो जनरेशन की क्लासिफिकेशन है ना, तो मैंने खत्म कर दी। एक जब आपको पता है एक साइलेंट जनरेशन थी, जनरेशन अल्फा से मैं नीचे से शुरू करता हूँ। अल्फा जनरेशन वो है जो टेक के दौर में पैदा हुई है, 2012 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, जिन्होंने एआई अपनी आंखों से देखा है। भाई रोबोटिक बच्चे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। आप पहले जाते होते थे, आपने किसी से देखना है कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो आप एक बंदे को भेजते थे कि जाओ 3-4 बंदे से पूछ के आओ, वो अगले दौर पे चले गए। जेन जी कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट अपनी आंखों से देखा है, पैदा इंटरनेट के दौर में हुए हैं। और उससे पीछे जो जिसे हम मिलीनियल कहते हैं,
ये इसे जनरेशन वाई भी कहते हैं। जनरेशन वाई वो वाले लोग हैं, वो मैंने आगे इसके वो लगा हुआ था कि कौन से किस दौर से किस दौर तक, वो शायद वो मिस हो। जनरेशन वाई वाले वो दौर हैं जिस तरह हम थे कि हम पीछे वाले दौर से भी थोड़े थोड़े कनेक्टेड थे, 1994 के बाद वाले लोग, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा आगे वाले लोगों के साथ भी वो भी देखा, इंटरनेट को भी अपनी आंखों से देखा। तो हमारी यूजर या हमारे जो लोग जितनी क्लाइंटेज है सारी मुख्तलिफ सोचती है। ये जनरेशन साइलेंट जनरेशन वो थी जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो उन्होंने कहा इन लोगों ने, ये साइलेंट थे, बड़ी इन्होंने डिप्रेशन में थे, इन्होंने जंग वाले हालात देखे 1945 तक। 1945 के बाद बेबी बॉम्बर्स आए कि यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी, लोग पैदा हुए, बच्चे हुए। उसके बाद जनरेशन एक्स थी, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी, उसके बाद इंटरनेट देखा। अब डॉक्टर साहब हम खड़े कहाँ पे हैं? या जेन जी है हमारे पास या जेन अल्फा है। पेशेंट अब क्या करता है डॉक्टर साहब, वो पहले इंटरनेट पे जाता है, वो जिस डॉक्टर का अच्छे से अच्छे का नाम लेंगे वो पहले डालता है, वो कहते हैं ये है कौन। और हमारे मज़ेदारी की बात ये है कि अच्छे डॉक्टर वहाँ पे हैं भी नहीं, सिर्फ जिसको थोड़ा सा टेक आ गया है वो अच्छा बन गया है, वो उधर चला गया। हमने इस गैप को ख़त्म करना है। आगे आने वाला दौर में क्या होगा, जो इससे भी बड़ा दौर है, एआई इतना ओवरलैप कर लेगा डॉक्टर साहब, आप एआई को काम कहेंगे कि रहीम यार खां में जो बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है वो कौन है, वो कहाँ बैठता है, और जिस दिन की अपॉइंटमेंट है मेरी बुक कर दें। वो इतनी कमांड देंगे, बात ख़त्म। आप सारे लोग अगर इंटरनेट पे नहीं होंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं है। जनरेशन अल्फा को, जिसने एआई और में आँख खोली है, वो कहेगा मैं किसी और डॉक्टर से जो है वो मेरा इलाज बुक कर देगा। एआई वाले डॉक्टर को ये लगता है, एआई वाले पेशेंट को, कि डॉक्टर वही काबिल है और हम हैं ही नहीं। ये डॉक्टर मुख्तार साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, ये पता नहीं इतना टाइम कैसे निकलता है, इनके लिए क्लैपिंग करें यार। जो बंदा अच्छा काम करता है, डॉक्टर फहीम साहब है, वो आए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप में से भी करते होंगे। ये डॉक्टर साहब को मैंने बहुत देखा है, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब भी, चंद लोग हैं। अब हो ये रहा है कि डॉक्टर साहब जिस जनरेशन जिस लेवल पे जा रही है, उस जनरेशन के मुताबिक अपने आप को अगर आपने रीडिज़ाइन, रीमॉडिफाई आपने किया तो हम सरवाइव करेंगे। हमारी अर्निंग, हमारी प्रोफेशनलिज्म, हमारा सब कुछ उसके मुताबिक चलेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। अब मैं बताता हूँ हमने करना क्या है। ये जनरेशन है, ये देखें, जनरेशन एक्स है 1965 से 80 तक जो लोग थे, फिर 1981 से 19, ये देख लीजिएगा जनरेशन क्लासिफिकेशन ना, सारे लोग एक दफ़ा जाके गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा दौर किधर जा रहा है और हम आगे क्या होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने गूगल में बिजनेस बनाया, इस पे अकाउंट है, डॉक्टर मोइन साहब, वो डॉक्टर साहब माशाल्लाह। अब हॉल में 2 सिर्फ हाथ खड़े हैं बस। अब ये देखें, हम 100 बंदा बैठा है। अगर अभी कोई, मेरे पास कितने पेशेंट इसलिए आए, उन्होंने आगे कहा डॉक्टर साहब हमने लिखा कि बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन गुजरा, इवन चैट जीपीटी से पूछा, उसने कहा ये डॉक्टर शुएब है, मुझे पता ही नहीं। पेशेंट आ गया, उसने कहा कितने पेशेंट है। एक दफ़ा आपको बताऊं कि इंटरनेट से क्या हो सकता है, मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास ना एक दफ़ा एक पेशेंट की कॉल आई, उसने कहा मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ, मुझे सीलियक है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, यूट्यूब पर वीडियो थी, किसी पेशेंट का टेस्टिमोनियल था, तो मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं यूएस बेस्ड हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो चली गई, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना पाकिस्तान आ जाती हूँ। मैंने कहा आ जाए। वो लिटरली आ गई, उसको मुल्तान के रहने वाले थे, वो आ गई, वो ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन लेके चली गई। तो मेडिसिन लेके मुझे कहती डॉक्टर साहब मैं 4 माह से पहले वापस नहीं आ सकती। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता अमेरिका कहाँ, मैं कौन सा गया हूँ जिस तरह आप लोग नहीं गए। डॉक्टर साहब वो 4 माह बाद फिर आ गई, इंटरनेट से शुरू हुआ, 4 माह बाद फिर आ गई। फिर कहती है मैं जल्दी नहीं आ सकती, 6 माह की मेडिसिन दीजिएगा। मैं कहता तो मैनू ही ले जाओ, मैं उत्थे रह लिया। वो फिर चली गई 6 माह बाद, फिर 8 माह के बाद फिर आ गई। तो रिसेंट भी कुछ टाइम बाद पहले वो अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चों की, अपनी हस्बैंड की, सबकी मेडिसिन लेके गई हैं। हुआ क्या, उसने सर्च किया, मैं वहाँ पे अवेलेबल था,
कोई नहीं यार, हम इर्द गिर्द सर्च करें, आपके से अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा भी होगा, आपके पास क्लाइंटेज ही नहीं होगी, आप खत्म हो जाएंगे आस्ते आस्ते, आप हैं ही नहीं। गूगल पे नहीं है आप मेटा पे नहीं है, आप गूगल माई बिजनेस पे। मेरी आप सब लोगों से आज का एक लर्निंग है, वो जो कुछ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के, आप अपने आप को सीखते रहते भी हैं, सीखते हैं इस तरह के इवेंट्स में। हर बंदा जाके गूगल माई बिजनेस बनाए, आसान है, कुछ भी नहीं, 5-7 मिनट लगेंगे बस। गूगल माई बिजनेस पे अपने अकाउंट्स बनाए, जो आपके पेशेंट है उन्हें उसे लिंक भेजे, उन्हें के रिव्यूज़ डाल दें कि मैं सही हूँ बंदा, क्योंकि आने वाला दौर है ही रेटिंग का, रिव्यूज़ का, रेफरल का, यही है, लोग देखेंगे वही। अगर हम वहाँ नहीं होंगे डॉक्टर साहब, हम कोलैप्स हो जाएंगे, हो भी रहे हैं। ये एआई की मैंने बात बताई, इसे कहते हैं, अब पहले एक कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कहते थे कि मुझे बताएं कि एक मसला है, मुझे बताएं कि अपेंडिसाइटिस की सिम्टम क्या है। आप में से कितने लोग हैं जो एआई को यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी को या मुख्तलिफ टूल्स को? अब ये चैट जीपीटी को भी यूज़ करने वाले कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जाके चैट जीपीटी को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। कोई केस आता नहीं समझ आती, उससे पूछें कि इसकी पैथोलॉजी और क्या क्या है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है। इवन तस्वीर खींच के भेज दें कि ये इसको मुझे बता सकते हैं इसको कौन सी मर्ज है, जिसे चंबल है, एक्जिमा है, ये क्या है। मैं ये नहीं कहता कि उससे रेमेडीज पूछें, बाकी चीज़ें तो पूछें। हम रूटीन में सारे लोग एआई को इस तरह यूज़ करते हैं, वो भी कम करते हैं। देखें हमारे में सवाल में कितने लोग हैं जो एआई से रोज़ फ़ायदा ले रहे हैं, इसको हेल्पर बनाया हुआ है, वो भी नहीं है। डॉक्टर साहब इमेजिन करें, वो दूर नहीं है, बड़े कंट्रीज में ये हो भी गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। एग्नेटिक एआई आ गई, आपने एआई को बस कहना है मेरी फलां टाइम की टिकट बुक कर दें जहाज़ की, खुद ही आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, नहीं बुक कर दें। वो कहेगा कि मुझे एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर चाहिए, अगर हम होंगे ही नहीं डॉक्टर साहब, कैसे बुक कर लेगा हमें? फिर हम कहेंगे हमारे क्लिनिक नहीं चलता। दौर किधर जा रहा है उसके मुताबिक हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। कितने लोग हैं जो ये सोशल मीडिया को अच्छा प्रोडक्टिव प्रोफेशनली यूज करते हैं, इस पे भी अपने अपने अकाउंट्स बनाए, फ्री हैं, कुछ पैसे नहीं लगते आपके। आज के टेक होम मैसेज वो हैं, एक हमने बात की थी पैथोलॉजी की कि जब भी पेशेंट आए तो हम उसकी पैथोलॉजी को समझें, उसकी इनफरादियत को समझें, जनरलिटीज़ को समझें। जनरलिटीज़ का मतलब ये है कि पेशेंट ओवरऑल कैसा दिखता है ये भी देख सकते हैं और रेमेडी की कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी जो बात है वो है इम्प्रूवमेंट। मैंने एक दफ़ा ना एक हदीस सुनी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। इम्प्रूवमेंट, बस हर लेवल पे इम्प्रूवमेंट करें। सोशल मीडिया पे अकाउंट्स नहीं है, बना लें। क्लिनिक की पैकिंग ठीक नहीं है, कर लें। आपकी अपीयरेंस ठीक नहीं है, कर लें। आप पहले 3 दिन बाद शेव करते थे, डेली कर लें। आप जो भी है अपने आप को अपडेट करें, इम्प्रूवमेंट करें। तो यही सबका, अगर आप इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे डॉक्टर साहब, आप दौर के मुताबिक, आप दौर से ज़्यादा भी चलते रहेंगे, साथ साथ भी चलते रहेंगे। अगर हमने अपनी इम्प्रूवमेंट ना की तो हम फेल हो जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये ना वो नेट से यूरोपियन सोसाइटी की है, जबकि पाकिस्तान की सोसाइटी के पेशेंट काइंडली उस तरह की वीडियोस आए जो हमारे यानी कि हीरोज़ हैं, उनकी पर्सनैलिटी को सामने रख के चीज़ें यानी कि समझाई जाए तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आपने जो चीज़ें अभी पेश की हैं सारी यूरोपियन कंट्री से यानी कि आई हुई हैं। हमारे बच्चे की यूथ कैसी है, नेट पे इस की वीडियो इंडियन ने इस पर काम किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। काइंडली इस पर भी बच्चा। हाँ, तो वही तो सारे लोग काम करें ना, हम लोग तो इंटरनेट पे हैं ही नहीं ना। वही तो कह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो हम ही हैं। पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के डॉक्टर है, गैदरिंग है।
आप क्या ऐसे लोग नहीं होंगे यहाँ पे 100 पेशेंट देखते हैं? क्या उनके पास क्योर्ड केसेस हर एक के पास नहीं है? हमारे इंटरनेट पे नहीं है कि हमने क्योर किया है। हम जो आज की बैठक है, ये जो आपका सवाल है, हम भी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। इसी का एक फोकस मैंने एक सेगमेंट रखा कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मुझे आपकी बात समझ आ रही है? आपने कहा कि मैंने जितने बच्चों की तस्वीरें लगाई हैं वो सारी हाँ गोरे हैं ना? जी जी, वो सर फिर क्या काले ही देख लें? शुक्रिया सर। सर शुक्रिया। सवाल कर लें, सवाल टाइम है हमारे पास, कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? खुदा खैर करे, या बहुत समझ आ गई है तो यार टाइम ज़ाया किया मैंने। डॉक्टर साहब बस जिस तरह आपने बात की, मैं आपकी बात को रिलेट करके यही कहता हूँ, यही एक गैप है बहुत सारा। एजुकेशनल सेमिनार्स बहुत सारे होते हैं, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट भी, आप लोग यही लोग हैं ना, वो कहते हैं कि तिफले मकतब का अंदाज नराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। कि जो लोग आ गए हैं मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि आप लोग आया करो, आप लोग तो आ गए हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये एक गैप था, मुझे फील हुआ, जो मेरा एक पेन था, मैंने आप सब लोगों के सामने रखा। मैं इस्लामाबाद में बैठता हूँ, रावलपिंडी में, लाहौर बैठता हूँ, वहाँ की क्लाइंटेज आपके साथ विदाउट अपॉइंटमेंट आता ही कोई नहीं है। यहाँ पे अभी आपको पूरी तरह मेरी बात को शायद कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को कुछ टाइम के बाद समझ आएगी। क्या आस्ता आने वाले दौर में ग्रेजुअली लोग आपकी क्लाइंटेज आपकी हमारी वो स्टेक पे ना जानी शुरू हो जाएगी। जिसकी पहले ही कम है उसको फ़र्क वाज़े फील हो जाएगा। तो अपने आप को साथ साथ इम्प्रूव करें ना, डिजिटली भी इम्प्रूव करें। मैं ये सारे काम, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं ऑलरेडी, मुझे 6 साल ऑलमोस्ट हो गए, मैं इसी तरह की चीज़ें काम कर रहा हूँ। अब सारे लोग हाईली कोई अच्छी वो नहीं कर सकते ना, हर बंदा जिस तरह मैं सोशल मीडिया में मैंने कंपनी हायर की है तो आप लोग नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की, मगज़ आपको बता दूं यार, मैंने बहुत टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये चीज़ें सीखी कि ये होना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जी मैडम। सर आपने स्टार्ट में हर्निया का बताया था, जी या शायद याद नहीं। अच्छा, मैडम ने पूछा कि हर्निया का आपने बताया था। मैडम वो उसको लाइकोपोडियम मेडिसिन दी थी। दूसरा ये है कि मैंने फीमेल के भी बहुत सारे अम्बिलिकल हर्निया के भी केस देखे, वो कलकीरिया काब से। हम हर केस को पूरा एक केस लेते हैं, उसके कुछ करैक्टर ढूंढते हैं, उस करैक्टर की बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं करते, टाइफाइड है तो टाइफाइड पे मेडिसिन दे दें, ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबर पे मेडिसिन दे दें। होम्योपैथिक एलोपैथिक से यही मुख्तलिफ है कि हम एडिशनल करेक्ट, ये जो हमने बहुत सारी टॉक की, ये सारा ये था कि मुख्तलिफ कहाँ हमें करेक्टर्स मिल सकते हैं, बिहेवियर में मिल सकते हैं, स्टूल में मिल सकते हैं, उसके उंगली में मिल सकते हैं, जेस्चर में मिल सकते हैं, सोने के अंदाज में मिल सकते हैं। तो जिस तरह अगर हर्निया है किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले हम हर्निया की सिम्टम लेंगे। हो सकता है गैसेस बहुत सारी हों, मसल्स वीक हो गए हों, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उस पर प्रिस्क्राइब करेंगे। जी चलें, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा ना मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र, इनके लिए यार एक दफ़ा दिल खोल के क्लैपिंग करें यार। और मुझे, मैं फ्रैंकली बताऊँ, मुझे आप सब लोगों को देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा, आप लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और बड़े एक्टिवली अटेंटिवली आप लोगों ने सुना। आपकी पेशेंस का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।